दृष्टि आईएएस क्लासरूम नोट्स फॉर यूपीएससी लेक्चर 5। इसमें देखेंगे संविधान की विशेषताएं। संविधान जो है वो कैसा है, लिखित है, निर्मित है और सबसे बड़ा है। संविधान में लचीलापन और कठोरता दोनों का मिश्रण है। संविधान की सर्वोच्चता। चौथा है संप्रभुता और अखंडता। पांचवा है लोकतांत्रिक गणराज्य। छठा समाजवाद, पंथ निरपेक्षवाद। कल्याणकारी राज, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, संघात्मक व संसदीय व्यवस्था, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का मिश्रण। न्यायिक समीक्षा का संतुलन भी कह सकते हैं। यहाँ पे हम 3 देखेंगे, भारत, ब्रिटेन और यूएसए। यूएसए में देखेंगे न्यायिक सर्वोच्चता है, अर्थात यूएसए की संसद कांग्रेस जिसको कहते हैं, यूएसए की न्यायपालिका के निर्णय को ओवरराइट नहीं कर सकती है। ब्रिटेन का क्या है, संसदीय सर्वोच्चता है क्योंकि ब्रिटेन की न्यायपालिका सीमित है, ब्रिटेन में न्यायिक समीक्षा नहीं है। जबकि भारत में क्या है, संसदीय संप्रभुता है जिसके तहत संसद सर्वोच्च विधि निर्माता है, लेकिन संसदीय सर्वोच्चता नहीं है क्योंकि भारत में न्यायिक समीक्षा का भी पालन होता है। संसदीय सर्वोच्चता की विशेषता। संविधान संशोधन की शक्ति आर्टिकल 368 के तहत विधि का शासन का किसी विधि का निर्माण। संसद जनता के प्रति उत्तरदायी है, जो लोकप्रिय संप्रभुता को दिखाता है। ये सब संसदीय सर्वोच्चता के प्रमाण है। वही न्यायिक सर्वोच्चता की विशेषता क्या है, मूल ढांचे का सिद्धांत जो आया था ये दिखाता है। आर्टिकल 13, 32, 226 के तहत न्यायिक समीक्षा की शक्ति दी जाती है सर्वोच्च न्यायालय को। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सब न्यायिक सर्वोच्चता की विशेषता है। विश्लेषण अगर करें तो हम कॉलेजियम व्यवस्था वर्सेस एनजेएसी केस देख सकते हैं। यह न्यायिक सर्वोच्चता को दिखाता है क्योंकि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग इसको कहा जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें हुआ क्या था, तो इसमें कॉलेजियम जो व्यवस्था है वो 1993 में आई थी, और ये जो व्यवस्था आई थी इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शुरू किया गया था, लाया गया था इसको। 2014 में सरकार ने 99वां संविधान संशोधन करके इस कॉलेजियम व्यवस्था को समाप्त करके एनजेएसी लाया, ठीक है। इसमें क्या होंगे, 6 लोग होंगे। एक तो होंगे कौन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, 2 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज होंगे, एक जो होंगे वो विधि मंत्री होंगे, और 2 अन्य सदस्य होंगे सरकार के, जो सरकार पर निर्भर करेंगे कौन से होंगे। वहीं इसे जो है ना फिर चुनौती दी गई और 4th जजेस केस में 2015 में, और 99वां संविधान संशोधन रद्द कर दिया गया, फिर से कॉलेजियम व्यवस्था शुरू की गई। तो ये हमें दिखाता है संसद के ऊपर न्यायपालिका का हावी होना, यानी न्यायिक सर्वोच्चता का उदाहरण। वहीं देखिए अब एक उदाहरण देख लेंगे संसदीय सर्वोच्चता का। आर्टिकल 103 संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन 2018। जनरल को ईडब्ल्यूएस के आधार पर 10% का आरक्षण दे दिया गया। 2022 में एससी ने इसे वैध माना। यह संसदीय संप्रभुता को दर्शाता है, अर्थात हमारे देश में दोनों की सर्वोच्चता है। मैं इसका प्रश्न लिख सकते हैं, भारतीय संविधान संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का सम्मिश्रण है, विश्लेषण कीजिए कैसे। शासन प्रणाली, संघात्मक और एकात्मक। संघात्मक में संसदीय व्यवस्था और अध्यक्षात्मक व्यवस्था, और एकात्मक में संसदीय व्यवस्था और अध्यक्षात्मक व्यवस्था। संघात्मक में देखेंगे संसदीय व्यवस्था। संघात्मक संसदीय व्यवस्था भारत, कनाडा, पाकिस्तान, नेपाल, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया में देखा जाता है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था, संघात्मक अध्यक्षात्मक व्यवस्था यूएसए, ब्राज़ील, रूस आदि में देखा जाता है। वही संसदीय व्यवस्था जो है एकात्मक कहाँ देखा जाता है, ब्रिटेन, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे में देखा जाता है। और अध्यक्षात्मक फ्रांस, श्रीलंका, चीन, इंडोनेशिया, फिलीपींस में देखा जाता है। अब केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध के आधार पर शासन प्रणाली। केंद्र व राज्यों के संबंध के आधार पर मुख्यतः 2 प्रकार की शासन प्रणाली होती है, संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था। संघात्मक का अर्थ है कि ऐसी व्यवस्था जिसमें कम से कम 2 स्तरीय सरकार हो और स्तरीय सरकार स्वतंत्र हो, दोनों स्तरीय सरकार स्वतंत्र हो। संघीय ढांचे में शक्तियों का विभाजन होता है, दोहरी संप्रभुता होती है। संघात्मक व्यवस्था की विशेषताएं क्या है, शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता होना, स्वतंत्र न्यायपालिका का होना, द्विसदनात्मक व्यवस्था का होना, दोहरी सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का होना, लिखित संविधान का होना, और क्या क्या है, तो और है दोहरी संप्रभुता, दोहरी नागरिकता, दोहरा संविधान, दोहरी न्यायपालिका, अवशिष्ट शक्तियों या विषयों पर राज्य का अधिकार होना, उच्च सदन के सीटों की संख्या समान होना। लेकिन
भारत में इतने लक्षण तो संघात्मक के हैं, लेकिन इतने लक्षण नहीं हैं। भारत में दोहरी संप्रभुता की जगह एकल संप्रभुता है, दोहरी नागरिकता की जगह एकल नागरिकता है, दोहरा संविधान की जगह एकल संविधान है, दोहरी न्यायपालिका की जगह एकल न्यायपालिका है। एकात्मक है ना। अपशिष्ट शक्ति यहाँ पे राज्यों में, तो यहाँ पे केंद्रों में निहित होती है। अध्यक्ष उच्च सदन के समान सीट होंगे, यहाँ पे असमान सीट होती है भारत में। तो भारत की व्यवस्था जो है संघात्मक है, लेकिन पूर्ण रूप से संघात्मक नहीं है। अब यहाँ पे है एकात्मक झुकाव के अन्य तत्व क्या हैं। आपातकालीन व्यवस्था एकात्मक झुकाव को दिखाता है। राज्यपाल का पद, अखिल भारतीय सेवा, IAS IPS, ये सब ठीक है। आर्टिकल जो 283 के मामले में केंद्र की मजबूती एकात्मक व्यवस्था को दिखाता है। विधायक, प्रशासनिक व वित्तीय मामलों में केंद्र के सशक्त स्थिति, आर्टिकल 249, आर्टिकल 68, ये सब दिखाता है एकात्मक व्यवस्था को। भारत आर्टिकल 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है, अर्थात भारत में संघीय ढांचा है, लेकिन भारत का संघीय ढांचा राज्यों के संघ के रूप में है, जिसके तहत केंद्र शक्तिशाली और राज्य कमजोर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत विविधताओं वाला देश है और भारत की विविधता एकता में बनी रहे, इसीलिए भारत में संघीय ढांचे में एकात्मक झुकाव भी है और केंद्र को शक्तिशाली बनाता है। जो क्या करता है, केंद्र को शक्तिशाली बनाता है। भारत का संघीय ढांचा राज्यों के साथ समझौता नहीं है, क्योंकि भारत में संघ से राज्य बने हैं। भारत होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन को अपनाता है, जैसे स्पेन, बेल्जियम अपनाते हैं। संघात्मक शब्द संविधान में वर्जित नहीं है, उसके स्थान पर ये जो संघात्मक शब्द है ये संविधान में नहीं दिया गया है, उसके स्थान पर संघ दिया गया है। राज्यों का संघ इस बात पर भी बल देता है कि कोई राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता। डॉक्टर अंबेडकर का मानना है कि भारत विविधताओं से युक्त देश है। भविष्य में विखंडन की शक्तियां भारत को तोड़ सकती है, इसीलिए इन शक्तियों के दमन के लिए केंद्र का मजबूत होना आवश्यक है। यही कारण है कि भारतीय संविधान सामान्य परिस्थितियों में संघीय है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में एकात्मक हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ कथन है, जैसे केसी व्हीलर मानते हैं कि भारत का संघीय ढांचा अर्थ संघीय है, का अर्थ क्या है, संघीय है। यहाँ पे मॉरिस जोन्स कहते हैं कि भारतीय संघवाद समझौतावादी है। आइवर जेनिक्स मानते हैं कि भारतीय संविधान सशक्त केंद्रीकरण वाला है, और ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद माना है। अतः भारतीय संविधान का ढांचा संघात्मक है, परंतु उसकी आत्मा एकात्मक है। केशवानंद भारती केस व SR बॉम्बई केस में SC यानी सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संघवाद को मूल ढांचा का तत्व माना गया है। ठीक है। अब यहाँ पे भारत व अमेरिका के संघीय ढांचे की तुलना, समानता और असमता। पहले देखेंगे समानता। जैसे कि दोनों में संविधान की सर्वोच्चता है, भारत में भी अमेरिका में भी। स्वतंत्र न्यायपालिका दोनों में है, दोहरे शासन दोनों में, शक्तियों का विभाजन भी भारत अमेरिका दोनों में, लिखित संविधान, द्विसदनात्मक व्यवस्था और न्यायपालिका समीक्षा जो है ये दोनों में समान है। और समान क्या है, तो भारत में एकल संविधान है, USA में दोहरा संविधान है। भारत में एकल नागरिकता, USA में दोहरी नागरिकता। भारत में एकल संप्रभुता, USA में दोहरी संप्रभुता है। भारत में एकल न्यायपालिका है, USA में दोहरी न्यायपालिका है। यहाँ पे राज्यों का संघ है भारत, जबकि यह संघ राज्यों के समझौते हैं। कौन सा, USA समझौता है, लेकिन भारत क्या है, संघ है। अब यहाँ पे है भारतीय संविधान का ढांचा। एक प्रश्न लिखना है, भारतीय संविधान का ढांचा संघात्मक है, परंतु उसकी आत्मा एकात्मक है, स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न है, भारत और अमेरिका के संघीय ढांचे की तुलना कीजिए। भारत और अमेरिका के संघीय ढांचे की तुलना करना है। उसके बाद एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं। एकात्मक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें संपूर्ण संप्रभुता केंद्र में निहित हो और स्थानीय इकाइयां जो है केंद्र के अधीन होती है। दिखाया गया संविधान लिखित जैसे फ्रांस का, अलिखित ब्रिटेन का। न्यायपालिका, न्यायिक समीक्षा फ्रांस में है, न्यायिक समीक्षा नहीं है ब्रिटेन में, ये अंतर है। जापान व फ्रांस में संविधान की सर्वोच्चता है। कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों के आधार पर शासन प्रणाली का वर्णन किया गया है। इसको देखना है नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।